हेलो एवरीवन। क्लास 12th विषय हिंदी, सीबीएसई हिंदी। डियर स्टूडेंट, हमारा प्रीवियस क्लास में 12 नंबर का चैप्टर बाजार दर्शन चल रहा था, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। आज हम उससे आगे समझाएंगे आपको जितना हमने पहले पढ़ लिया। देखिए, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने अब तक हमें क्या बताया। लेखक ने बताया कि बाजार क्या है। बाजार को क्या कहा? बाजार एक जादू है। जादू कैसे है कि बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। लेखक ने कहा कि बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति जिस स्थान पर होती है उसे बाजार कहा जाता है। लेकिन लेखक ने ये बताया इस पाठ में कि बाजार का सदुपयोग कैसे होता है और दुरुपयोग कैसे होता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने बताया, एक ऐसा मित्र जो बाजार जाता है, लेने तो थोड़ा सा सामान जाता है और लेकर बहुत कुछ आ जाता है। दूसरा, लेखक ने ये बताया, एक ऐसे मित्र का भी उदाहरण दिया जो बाजार जाता है, लेने बहुत कुछ जाता है लेकिन लेकर कुछ नहीं आता। तो लेखक ने बताया कि इस पाठ में हमें बाजार का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। बाजार तो देखिए बेटा, चुंबक की तरह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। कैसे? बाजार की सजावट इस तरीके से होती है कि उसकी चकाचौंध में हम ना चाहते हुए भी बाजार जाकर कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, ये कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा है, हम लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब बाद में हमें घर आने पर पता चलता है कि ये वस्तु तो हमारे काम की भी नहीं है, तो वहाँ क्या है, हम अपने पैसे को व्यर्थ में खर्च करके आ जाते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, बाजार की वस्तुओं को दूसरे से पैसा लेकर भी खरीद लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मनी की पावर को दिखाने के लिए, ठीक है, पैसे की शक्ति को दिखाने के लिए भी बाजार से बहुत अधिक वस्तुएं खरीद कर आ जाते हैं। भाई, मनी बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बैंक बैलेंस सपोज करो किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा है, लेकिन उसका रहन सहन, उसका लिविंग स्टाइल, उसकी घर की वस्तुएं कुछ भी तो आरामदायक उसका जीवन नहीं है। तो क्या कोई व्यक्ति ये समझ पाएगा कि वास्तव में इसके पास बैंक बैलेंस अच्छा है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने बैंक बैलेंस को दिखाने के लिए अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा आरामदायक वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे दूसरे वाला व्यक्ति यह समझे कि मेरे पास बहुत अधिक पैसा है। तो लेखक ने यही बताया इस पाठ में हमें कि बाजार एक जादू है। जादू और बाजार को चुंबक के समान कहा है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसे ही बाजार भी हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। अब तक हमने ये पढ़ा बेटा। अब थोड़ा सा ये देखो, पेज नंबर 88, सेकंड पैराग्राफ। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में बाजार के जादू का असर खूब होता है। देखिए लेखक ने क्या कहा, जेब भरी हो और मन खाली हो, अर्थात आपके पास पैसा भी है और मन खाली, आपकी आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हैं, इच्छाएं भी बहुत अधिक हैं, मन खाली है, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो बाजार का जादू ज़्यादा असर करता है। दूसरे लेखक ने बताया, जेब खाली पर मन भरा न हो। अब देखिए, जेब खाली, जेब में पैसा भी नहीं है, ठीक है, और जेब खाली पर मन भरा न हो और मन में इच्छाएं भी हैं, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो भी जादू चल जाएगा। अर्थात व्यक्ति किसी दूसरे से पैसा उधार लेकर खुद को कर्ज में डालकर वस्तुओं को खरीद लेगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। मन खाली है तब आपके मन में इच्छाएं हैं कि मैं ये भी खरीदूं ये भी खरीदूं, तो जरूर बाजार आपको अपनी ओर निमंत्रित करेगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब भी फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी है और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है,
पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। देखिए लेखक क्या करे, जब तक बाजार का असर सिर पर सवार रहता है तभी व्यक्ति बहुत अधिक वस्तुएं खरीद लेता है, लेकिन जैसे ही वो जादू उतरता है तो लगता है ये तो कोई इतनी ज़रूरत की वस्तुएं नहीं थी, ये तो बल्कि आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती हैं। थोड़ी देर के स्वाभिमान को जरूर सेक मिलता है, स्वाभिमान कि हाँ साथ वाला या हमारे मिलने वाला कोई भी देखेगा, अरे इसके पास तो पैसा बहुत अधिक है, इसने देखो कितनी वस्तुएं खरीदी, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक भी मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी, पर उस जादू की जरूर जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। देखिए लेखक ने इसमें क्या बताया, एक मन का खाली होना, जेब का भरा होना तो बाजार का जादू व्यक्ति पर काम करेगा। दूसरा मन का खाली होना और जेब का भी खाली होना, भाई मन भी कर रहा है और पैसे भी नहीं है तो भी जादू असर डालेगा। तीसरा जेब का भरा होना और मन का भी भरा होना तो बाजार का जादू आप पर असर नहीं डालेगा। लेखक ने कहा कि जब भी बाजार जाओ तो अपने मन को खाली मत करके जाओ। जब बाजार जाओ, कहते हैं पानी, इस पर जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लुपन व्यर्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी बाजार जाओ तो अपने मन को खाली करके मत जाओ। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं बाजार घूमने जा रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भरा का भरा ही बाजार रह जाएगा। बाजार की चकाचौंध, बाजार का आकर्षण आपको जादू की तरह, चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। देखिए बाजार का सही सदुपयोग क्या है कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है उसी को लेने के लिए हमें बाजार जाना चाहिए। हमें व्यर्थ की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, बेकार की वस्तुओं पर हमें पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह तो शून्य हो जाएगा। होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोधस्त है का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाड़ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, यह तो लोभ को ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आँख बंद करके ही हम अपने सपने नहीं लेते और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, वह एकारत है। यह तो हट वाला योग है। देखिए लेखक ने क्या कहा कि मन बंद भरा होना चाहिए, ठीक है, मन भरा होना चाहिए, मन खाली नहीं होना चाहिए, मन को बंद नहीं करना चाहिए। बंद मन अर्थात शून्य, मन बंद तो अर्थात परमात्मा के समान कि कुछ भी इच्छा जिंदगी में नहीं है। तो लेखक ने क्या कहा कि क्या कोई व्यक्ति बिल्कुल अपने मन को कंट्रोल कर ले, है ना। अगर हम अपनी आँख को फुड़ा लें तो आँख फोड़ने के बाद क्या हमें किसी के रूप का
के बारे में नहीं पता चलेगा। लेखक कह रहे हैं आँख बंद करके ही सपने देखे जाते हैं और वो सपने हमें कितने बेचैन कर देते हैं। तो इसमें मन क्रश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शूद्र होता है। हम में पूर्णता होती है, परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हमें सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस लेखक ने कहा अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह प्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को ना हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। लेखक ने क्या कहा कि इस पैराग्राफ में यही समझाया कि हमें मन के अनुसार भी चलना चाहिए, बिल्कुल मन को बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मन को शून्य नहीं करना चाहिए। तो मन के अनुसार चलो लेकिन बिल्कुल मन की मत सुनो। लेखक ने देखिए अब तक हमें क्या समझाया बेटा, बाजार का सदुपयोग कैसे व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है, और मन का खाली होना, मन का भरा होना, ठीक है, जेब का खाली होना, जेब का भरा होना, ये कुछ उदाहरण देकर लेखक ने बाजार के बारे में बताया। और ये बताया कि बाजार क्या है, बाजार चुंबक के समान कैसे हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, बाजार का जादू क्या है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं। देखिए इसमें लेखक जैनेंद्र कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देकर बताया जिसे बाजार अपनी ओर बिल्कुल आकर्षित नहीं करता। बाजार की चकाचौंध उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करती क्योंकि वो व्यक्ति बाजार का पूर्ण सदुपयोग करता है, उसके मन में कोई लोभ लालच नहीं है। वो व्यक्ति एक भगत जी है जो चूरन बेचने का काम करते हैं। उनको डेली का ये पता है कि मुझे 6 आने तक का चूरन बेचना है। उन्हें व्यापारियों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं कि आसपास दुकान वाले कितना कमा रहे हैं, क्या है, मेरा चूरन अधिक से अधिक बिके, नहीं। उन्हें सिर्फ ये कि उन्हें 6 आने का चूरन डेली बेचना है। जैसे ही वो चूरन उनका बिक जाता है वो अपनी दुकान बंद कर देते हैं, ठीक है। और वो जब बाजार जाते हैं, कहने का तात्पर्य लेखक ने एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से दिया, अगर उन्हें बाजार से जीरा भी लेना है तो वो इधर उधर किसी दुकान की तरफ नहीं देखते, ना ही बाजार का आकर्षण उन्हें आकर्षित करता है, ना ही वो बाजार का जादू उन पर चढ़ता है। बस उन्हें जीरा लेना है तो जीरे की दुकान पर ही जाते हैं। तो लेखक ने कहा ऐसे व्यक्ति ही हैं जो बाजार का सदुपयोग करते हैं, सही उपयोग करते हैं। इसलिए हमें बाजार जाने से पूर्व यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें क्या क्या खरीदना है। अनावश्यक वस्तुओं की परचेजिंग हमें नहीं करनी, हमें दिखावे में नहीं पड़ना, हमें अपने मन को खाली नहीं रखना, अर्थात मन को भरा रखो, ठीक है। तो देखिए पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं, यह काम करते हैं जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है, ठीक है, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते हैं, बस उस पर चलते हैं। आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वे न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों के बेचते हैं, न पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देते हैं को उत्सुक रहते हैं, पर 6 आने के पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, और कभी रोग होता भी है
मैंने उन्हें नहीं देखा। देखिए लेखक क्या बता रहा है कि जो भगत जी थे वो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ 6 आने का चूरन ही बेचते थे। 6 आने का बिका नहीं, उसके बाद जो चूरन बचता था वो बच्चों को फ्री में दे जाते थे। अर्थात इन सब बातों से ये पता चलता है कि भगत जी के मन में कोई भी लोभ लालच नहीं थी। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। मतलब कितना शरीफ, कितना सज्जन कि पता नहीं उसे अक्षरों का ज्ञान है भी या नहीं, और बड़ी बात तो उसे मालूम क्या होगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। लेखक कह रहे हैं हम आप कितनी चतुराई दिखाते हैं, कितनी चालाकी दिखाते हैं। हमारे मन में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है। कोई भी 2 दुकानदार एक साथ होंगे, उसे लगेगा मैं अधिक कमा लूँ और उसे लगेगा मैं। लेकिन लेखक कह रहे हैं लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं आती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने हाथ घर में बिलकता छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वे शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? देखिए लेखक ने बाल भगत जी के बारे में बताया है कि उनके मन में कोई भी लोभ लालच नहीं होता, ना ही बाजार ऐसे व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बाजार का कोई भी जादू नहीं चढ़ता। कैसे व्यक्तियों पर? भगत जी जैसे व्यक्तियों पर। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास की धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौनती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए हैं जिनके यहाँ मैंने जन्म लेने का था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ होता। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं हमारे अंदर कितनी लोभ लालच भरी हुई है। लेकिन जो भगत जी था उनके उदाहरण, उनके बारे में बताने के लिए लेखक ने ये बात बताई। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले किंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर निश्चय उस जल की वस्तु नहीं है। जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है वह कुछ ऊपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं, प्रतिवाद करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। लेखक कह रहे हैं कि व्यक्ति की तृष्णा, उसकी इच्छाएं, उसे बहुत अधिक धन दौलत को बटोरना, ये सब व्यक्ति की निर्बलता को प्रमाणित करती हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये इच्छाएं नहीं होती कि बहुत अधिक संचय कर लूँ,
ठीक है, बहुत अधिक इच्छाएं हों जिस व्यक्ति के मन में, तो वो व्यक्ति हमेशा निर्बल ही रहता है, लालची बनकर ही रहता है। कभी उसको जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलती। लेखक ने कहा व्यक्ति को जीवन में संतुष्ट होना चाहिए। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय। एक बार चूरन वाले भगत जी, लेखक बता रहे हैं कि एक बार चूरन वाले भगत जी को मैंने देखा बाजार जाते हुए। ठीक है, बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न ही उस समय वे बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम हो रहे थे। राह में बहुत लोग थे। लेखक कह रहे कि मुझे एक बार रास्ते में चूरन बेचने वाला यही भगत जी मिला। ना तो उस समय उसकी आंखें बंद थी, लेकिन राह में खूब लोगों का आना जाना था, लेकिन उनका ध्यान बाजार की किसी भी वस्तु पर इधर उधर नहीं जा रहा था और ना ही उनके मन से ऐसा लग रहा था कि उन्हें ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बहुत बालक मिले, भगत जी द्वारा पहचाने जाने वालों के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया, सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं थी और खोए से खड़े नहीं थे। वह रह जाते भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। लेखक ने कहा बाजार किस तरह सजा हुआ था, उन सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। भगत के मन में चाहे बाजार कितना ही सजा हुआ था, कितनी ही बाजार की चकाचौंध दिखाई गई, लेकिन भगत का मन उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। जैसे मन समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता भी भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, क्योंकि उसे कुछ भीतर कुछ भी रिक्त नहीं है, अर्थात उसे कुछ भी लेने की चाहत नहीं है, अर्थात उसके अंदर तृष्णाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत जी नहीं रुकते। लेखक कह रहे मैंने भगत जी को देखा बाजार के सुंदर फैंसी चौक दुकानों में, मॉलों के आगे से जा रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ का उन पर कोई असर नहीं होता। रुकते हैं तो सिर्फ एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर जीरा लेने के लिए। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। देखिए उन्हें देखिए लेखक ने भगत जी के बारे में बताया है कि भगत जी को बाजार तभी तक सही लग रहा है जब तक उनकी सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ उनकी मिली। ज़रूरत की चीज़ लेने के बाद उनको कोई मतलब नहीं बाजार कितना सजा हुआ है, क्या है, किसी और उनका कोई ध्यान नहीं जाता। उन्हें अगर ज़रूरत की चीज़ नमक लेना है, जीरा लेना है, तो उसी दुकान पर रुकते हैं, उसी से वो खरीदते हैं। तो बाजार की चकाचौंध उन्हें अपनी ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती। बस इस निश्चित प्रीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रहती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है, वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो वह खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञान होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। लेखक क्या कह रहे हैं जैनेंद्र कुमार, कि बाजार को भी ऐसे लोग ही सार्थकता पहुँचाते हैं कि जो ये जानते हैं कि उन्हें चाहिए क्या,
सिर्फ जिस वस्तु को चाहिए तभी वो बाजार जाना। बाजार क्या है? जहाँ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का सामान मिलता है, उसे क्या कहते हैं? बाजार। लेखक ने क्या कहा? बाजार की सार्थकता भी वही लोग पहुँचाते हैं। कैसे? भगत जी जैसे लोग, कि जिन्हें जो चीज़ चाहिए वो उसी चीज़ की दुकान पर जाते हैं और वही सामान लिया और आ जाते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। लेखक क्या कह रहा है? यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देते हैं। कैसे? भगत जी जैसे ही, जो जानता है कि वह क्या चाहता है, जिसे पता है कि उसे क्या चाहिए, ठीक है, जो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से कोई लाभ उठा सकते हैं और न ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका महत्व है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हंस पर आदमी आसपास छोटे भाई भाई को सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की घात में हो। लेखक क्या कह रहा है कि अक्सर लोगों में बाजार में क्या होता है? कंपटीशन होता है। चाहे वो दो भाई भाई ही क्यों ना हो, अलग अलग दुकान है, दोनों के मन में ये रहता है मैं अधिक से अधिक पैसा कमा लूँ, अधिक से अधिक ग्राहक मेरी दुकान पर आएँ और मेरी दुकान से सामान खरीदें। लेकिन लेखक क्या कह रहा है? लेकिन भगत जी के मन में इस तरह की कोई भावना नहीं होती। उन्हें जो वस्तु खरीदनी है उसी दुकान पर जाते हैं। 6 आने का चूरन बेचना डेली, उसके बाद जो भी चूरन बचता था उसे वो बच्चों को फ्री दे दिया करते थे। तब उनके मन में कोई भी लालच नहीं थी। ग्राहक को बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हैं। एक की हानि से दूसरे का अपना लाभ दिखता है और वह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। शोषण की तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मानवीय शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, वो अर्थशास्त्र भी अनीति शास्त्र है। लेखक ने क्या कहा कि बाजार को सार्थकता सिर्फ भगत जी जैसे व्यक्ति ही पहुंचाते हैं। लेकिन हम समाज में क्या देखते हैं? बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें आपस में कंपटीशन रहता है, चाहे वो भाई भाई क्यों ना, और वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और लेखक ने क्या कहा कि ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करते हैं, उनका शास्त्र बना हुआ वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मानवीय शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। ऐसे अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है। देखिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी कल, और जो भी आपको पढ़ाया है उसे अच्छे से समझ लेना, बुक से रीड करना। देखिए एक बार फिर देखो, इस लेसन में लेखक ने बाजार के बारे में बताया कि बाजार एक आकर्षण है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। बाजार की चकाचौंध हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। कई बार हमें ज़रूरत की वस्तुएं भी लेने बाजार जाते हैं और भूल जाते हैं, और बाजार की चकाचौंध में हम ऐसे पड़ जाते हैं कि जो वस्तु हमें नहीं लेनी होती उसे खरीद कर आ जाते हैं, और जो लेना होता है उसे भूल जाते हैं। और कई बार बाजार व्यक्ति पर बिल्कुल भी अपना असर नहीं डालता, जैसे बाल भगत जी, उन्हें जीरा लेना है तो जीरे की दुकान पर ही रुकते हैं। एक लेखक ने ये बताया कि बाजार का जादू उन व्यक्तियों पर अधिक चलता है जिनकी जेब भी भरी हो और मन खाली हो, अर्थात जिन्हें इच्छा भी
बहुत अधिक सामान करने की लेने की करे, और जिनके पास परचेजिंग पावर हो अर्थात पैसा भी बहुत अधिक हो, तो वही व्यक्ति बाजार में सामान खरीद सकते हैं। तो लेखक ने बताया कि बाजार की सार्थकता ऐसे व्यक्तियों में नहीं। दूसरा, हमें बाजार का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग अर्थात बाजार जाएं, सिर्फ ज़रूरत की वस्तुओं को ही आपको खरीदना चाहिए, अनावश्यक वस्तुओं पर हमें पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। यही पाठ के लेखक जैनेंद्र ने इस पाठ के माध्यम से समझाया कि बाजार का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और भगत जी के उदाहरण के माध्यम से बताया, लोगों के उदाहरण, मित्रों के उदाहरण के माध्यम से लेखक ने ये बात बताई कि कैसे व्यक्ति बाजार का उपयोग करते हैं, कैसे व्यक्ति बाजार का दुरुपयोग करते हैं, और कैसे व्यक्ति बाजार को सही सार्थकता प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया चैप्टर। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।